प्यारे बच्चों, तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 का नेम क्या था? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। इसका जो लिंक है आपका फर्स्ट पार्ट का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी। आप वहां से देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। ये इसका सेकेंड पार्ट है। देखो, हमने कल पिज्जा का एग्जाम्पल पढ़ा था ना, सबको याद है कि नहीं है? ठीक, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि हाँ, हमारा कौन कौन से हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, लैंड कैसे लगती है, लेबर अगर देखा जाए तो पिज्जा मैन जो बना रहा है पिज्जा, दिस इज कॉल्ड द लेबर। ठीक, उसके बाद उन्होंने जो पीपल एज रिसोर्स, जिसको टैलेंट होगा पिज्जा बनाने का, वो पीपल एज रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल है वो, है ना। ह्यूमन कैपिटल के फैसिलिटेटर क्या थे, ये हम उसके चैलेंजेस क्या थे, ये सब भी हमने पढ़ लिया था। फिर हमारा ये बिजनेसेस में कैसे क्या लोन चाहिए होता है, पैसे कहाँ से आते हैं, ये सब भी हमने देख लिया। जैसे अब आपके लिए भी देखो, अगर आप पिज्जा की वो खोल रहे हो दुकान, तो आपको बहुत सारा कैपिटल चाहिए होगा, आपको ओवन लाना पड़ेगा, मशीन लानी पड़ेगी, ये आपका कैपिटल है। हमें यहाँ से पढ़ना था एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो, एंटरप्रेन्योरशिप, आपको पता है एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसमैन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? एक बिजनेसमैन जो होता है, वो ऐसा बिजनेसमैन का मतलब वो होता है जो नॉर्मली जो बिजनेस एग्जिस्ट में है हमारे, उसी बिजनेस को करना फिर से, दिस इज कॉल्ड द बिजनेसमैन। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर टी शर्ट बनाने वाली कंपनी है, तो आप भी टी शर्ट बना रहे हो, पहले से ही बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी कंपनी टी शर्ट बना रही है। अगर आप टी शर्ट बनाने वाली कंपनी का काम स्टार्ट करते हैं, तो आप एक बिजनेसमैन हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज का वो आविष्कार करो जो चीज अभी तक बनी ही नहीं है, या जो चीज अभी तक आई ही नहीं है, उस चीज में अगर आप कोई सोचो, उस चीज में डायरेक्शन सोचो कि हाँ, मेरे को इस तरह का बिजनेस करना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, देखो, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब भी क्या होता है? इट मीन्स स्टार्ट करना कोई बिजनेस या क्रिएट करना समथिंग न्यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो अभी तक थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या चीज ही नहीं थी, वो प्रॉब्लम ही नहीं थी। उसको हमने पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद हमने देखा कि हम इसमें क्या सॉल्यूशन ला सकते हैं, और उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन लेके आए। दिस इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप। अब हमारा है कि रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है, क्या क्या काम करता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो होता है, पहले तो वो एक आइडिया को डेवलप करता है, फिर उसके बाद वो रिस्क लेता है। सोचो, पहले अगर वो सोचेगा कि हाँ, मुझे कुछ नई चीज बनानी है, तो पहले तो उसके माइंड में, दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि हाँ, इस चीज को कैसे बना सकते हैं। फिर उसके माइंड में ये होगा कि इस चीज को रिलेटेड अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें कितना रिस्क है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो, जिसने सबसे पहले, हम सबको पता है ना कि जो हमारे ये जो एरोप्लेन बने थे, वो किसने बनाया था? एरोप्लेन एरोप्लेन बनाया था राइट ब्रदर्स ने। सबसे पहले तो उन्होंने आइडिया जनरेट किया कि हाँ, ऐसी कोई चीज, हवा में उड़ने वाली कोई चीज होनी चाहिए जिसमें लोग बैठ के उड़ सके। ठीक, फिर ये आइडिया पे रिस्क देखा गया कि कितना क्या रिस्क है, मतलब ये आइडिया वर्क करेगा भी कि नहीं करेगा। तो इस तरह की चीजें देखी गई। फिर ये देखा गया कि मतलब चलो, अब ये देख लिया कि हाँ, ये आइडिया ऐसा है, ऐसा हो सकता है, जब हमारा कागज का प्लेन उड़ सकता है, हमारी ये जो जो बर्ड्स वगैरह है वो उड़ सकती है, तो ये भैया हमारा प्लेन क्यों नहीं उड़ सकता? ऐसे उन्होंने सोचा। फिर उन्होंने जब सोच लिया कि हाँ, कैसे उड़ाएंगे, तो उन्होंने देखा कि रिसोर्सेज को कैसे गैदर करना है। सारे रिसोर्सेज जो जो चाहिए होगा, वो हम कैसे पहले इकट्ठे करें। तो उन सब रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर वर्क हार्ड किया जाता है, ताकि हम अपने बिजनेस को क्या कर सके? सक्सेसफुल बना सके। ठीक, तो पहले क्या हुआ? आइडिया जनरेट हुआ। फिर क्या हुआ? आपने रिस्क एनालिसिस किया कि रिस्क कितना लगेगा। तीसरा, आपने गैदर किया रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे प्रोडक्ट बनाने के। चौथा क्या हुआ? आपने हार्ड वर्क किया, जिसकी वजह से आप ये काम कर सके। ठीक, उसके बाद है इनोवेशन एंड इम्पैक्ट, कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं कोई सा भी नया प्रोडक्ट या सर्विसेज दैट बेनिफिट द सोसाइटी, जो क्या करता है? बेनिफिट करता है हमारी सोसाइटी का। तो एंटरप्रेन्योर जब भी कभी कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है, क्योंकि बिजनेसमैन तो हमारा पुराने प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है, और हो सकता है कि उससे आपकी एक नई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे आपको अगर एक और नया एग्जांपल दूं, तो उसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे आप आजकल हमारी जो गाड़ियां हैं, पहले किस पे चलती थी? पेट्रोल पे, डीजल पे। लेकिन हमें पता है ये सारे जो रिसोर्सेज है, वो हमारे कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और हमें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर आपको मतलब हमने सोचा कि भाई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद, ये तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए हमने क्या किया? हमने अपने रिन्यूएबल एनर्जी पे हमने मूव किया। अब हमने सोचा कि बैटरी पे हम गाड़ी चलाएंगे, और बैटरी भी किससे बनाएंगे? सोलर एनर्जी से मिलकर बनाएंगे। तो इससे भी क्या हुआ? एक नया आइडिया जनरेट हुआ, और आप एक नई इनोवेशन करके लेके आए। तो ये आपका इनोवेशन था। फिर आपका जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन में क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो करते हैं, वो हेल्प करता है जनरेट करने में एम्प्लॉयमेंट, एंड सपोर्ट करते हैं वो पीपल का लाइवलीहुड। कि अब देखो, अब अगर एक एंटरप्रेन्योर, एक नया बिजनेसमैन आ गया, जैसे कि अभी हमने एरोप्लेन वाला देखा, एक नया बिजनेसमैन आ गया मार्केट में, इससे एक पूरी इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। उस इंडस्ट्री ने क्या क्या किया? पहले एंटरप्रेन्योर ने जनरेट किया हमारे एम्प्लॉयमेंट। अब बहुत सारे हमारे एरोप्लेन बनते हैं। इतने सारे एरोप्लेन बनाने के लिए हमारे
इतने सारे हमारे लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, उसमें वर्क करना पड़ता है। सोचो पायलट की जॉब क्रिएट हुई, आपकी एयर होस्टेस की जॉब क्रिएट हुई, ठीक है, आपके जो एयरपोर्ट में जो वॉचमैन होते हैं उनकी जॉब क्रिएट हुई, कितनी सारी जॉब क्रिएट होगा इससे। तो ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। दूसरी बात है, सपोर्ट करता है पीपल के लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है कमाने का एक तरीका देता है। जैसे अभी हमने देखा कि हाँ, हमने जब ये एरोप्लेन बनाने का जो आइडिया डेवलप हुआ, इससे कितने सारे लोगों को काम मिला, लाइवलीहुड मिला इससे लोगों को। लास्ट पॉइंट है इसका पर्सनल सेटिस्फेक्शन। एंटरप्रेन्योर जो होता है जरूरी नहीं होता कि हर बार दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए करे, कभी कभी उसके खुद के मन में कुछ आता है, आइडिया होता है जिसको वो हमेशा वर्क करते रहते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे वर्क करके देखते हैं कि क्या पता सक्सेसफुल हो जाए। ठीक, तो एंटरप्रेन्योरशिप फुलफिल फील करते हैं जब उनका आइडिया सक्सीड हो जाता है। जैसे आप भी कभी कुछ सोचो और वो पूरा हो जाए तो आप कितने खुश होते हो, ऐसे हमारे एंटरप्रेन्योर भी होते हैं जो वो कुछ सोचे और वो उसको पूरा कर दे। दिस इज कॉल्ड पर्सनल सेटिस्फेक्शन। ठीक। हम्म। अब हमारा जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, तो कौन कौन से टास्क जो हमारे एंटरप्रेन्योर के द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि पहले वो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, पहले देखता है कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक, तो आइडेंटिफाई करता है एक प्रॉब्लम को और रेजोल्यूट करता है टू सॉल्व इट विद एन इनोवेटिव सोल्यूशन। फिर वो सोचता है कि क्या इनोवेटिव सोल्यूशन में ला सकता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे लोगों ने सोचा था पहले कि ट्रेन चलती है, हमारी शिप चलती है, लेकिन फिर ये सोचा गया कि अरे भाई, अब इतनी दूर जाने के लिए, हमें यहाँ से अमेरिका जाने के लिए हम बिना शिप, अगर शिप ना हो, कभी पानी में अगर कभी तूफान आ रहा हो या कभी कोई दिक्कत हो जाए तो हम कैसे अमेरिका पहुंच पाएंगे। तो पहले तो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि अमेरिका जाने के लिए और क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, या मतलब हमारा तो भैया अब मान लो शिप बनाने में कितना पैसा लग रहा है, हर चीज बनाने में करने में बहुत सी चीजें लग रही है। तो पहले तो आइडेंटिफाई किया गया कि प्रॉब्लम है कि ऊपर तो शिप से जाते भी तो है लेकिन शिप से तो बहुत लंबा टाइम लग रहा है। तो हमने ऐसे मजाक मजाक में बोले तो उड़ के चले जाएंगे क्या। इसी से किसी को आइडिया आ गया, अरे उड़ के भी तो जा सकते हैं। तो ये चीज तो पहले एक आइडेंटिफाई करी प्रॉब्लम, फिर देखा गया, फिर रिस्क लिया, इन्वेस्ट करके अपना मनी एंड टाइम। जो भी हमारे राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने हमारा एरोप्लेन जो आविष्कार किया, इनोवेशन किया, उन्होंने ये सोचा कि हम कैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया, उन्होंने दिमाग लगाया कि कैसे हो सकता है। सब लोगों ने स्टार्टिंग में तो उन्हें पागल बोला कि नहीं, ये पागल वाली सोच है, कैसे हम लोग इंसान उड़ सकते हैं आसमान में। लेकिन देखो आज ये वो है ना, पॉसिबल है ना, हम सब लोग जा सकते हैं एरोप्लेन से। तो उन्होंने क्या किया, रिस्क लिया, इन्वेस्ट करके मनी को और टाइम को, अपना पैसा भी लगाया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, उन्होंने छोटा सा पहले हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश करी, चीजें करी। तो उन्होंने अपना मनी भी लगाया, टाइम भी लगाया और रिस्क भी लिया। ठीक, इसके बाद क्या होता है, हम की डिसीजन लेते हैं। की डिसीजन हम कैसे लेते हैं, की डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द ऑपरेशन, कि क्या क्या हमें ऑपरेशन करना चाहिए। अब जैसे उन्होंने रिस्क ले लिया, चीजें हो गई, अब उन्होंने वो डिसीजन लेते हैं कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। ऐसे करके बहुत सारे काम डिसाइड करते हैं। तो मेक द की डिसीजन। जैसे कि हमारे जैसे उन्होंने राइट ब्रदर्स ने सोचा होता तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा। पहले उन्होंने लकड़ी से बनाया होगा, प्लास्टिक से बनाया होगा, एल्यूमिनियम से बनाया, बहुत सारी चीजें ट्राई करी। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम ऐसे ऑपरेशन करेंगे, इस तरह के फंक्शनिंग करके चेक करेंगे। तो ये सब चीजें करी। इसके बाद वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कर देते हैं। लैंड को, है ना, जहां पे कोई भी तरह का रिसोर्स हो गया, जैसे कि एल्यूमिनियम, लैंड मतलब सिर्फ लैंड नहीं होता, सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, हमारा एल्यूमिनियम या जो हमारा आयरन है उससे बेसिकली बनेगा। फिर उन्होंने लेबर देखी, उसके ऊपर वो खुद काम कर रहे थे स्टार्टिंग में। फिर उन्होंने कैपिटल सोचा कि हाँ, इतना सारा कैपिटल लाना पड़ेगा। फिर उन्होंने अपना ह्यूमन दिमाग लगाया तो ह्यूमन कैपिटल हो गया। तो ये चारों चीजों को उन्होंने क्या किया, कंबाइन किया। इसके बाद उन्होंने ये काम किया। इससे हुआ क्या, कंट्रीब्यूट हुआ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी में, और इसकी वजह से इनोवेशन हो पाया। तो ये हुआ हमारा जो टास्क परफॉर्म किया गया, वो किसने परफॉर्म किया, एंटरप्रेन्योर ने किया। ठीक। हम्म। अब आप लोगों को पता है कि हमारे सबसे फर्स्ट एंटरप्रेन्योर कौन थे, मतलब फर्स्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट बोलेंगे। ठीक है, वो कौन थे, तो जे.आर.डी. टाटा। ठीक है, ये जे.आर.डी. टाटा जी का नाम क्या था, जहांगीर रतन जी दादाभाई। ठीक, ये एक एंटरप्रेन्योर भी थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। एंटरप्रेन्योर मतलब तो मैंने आपको बता दिया, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना बिल्कुल। और इंडस्ट्रीज मतलब कोई इंडस्ट्री वगैरह चलाना। और फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज्यादा दान पुण्य करता है, बहुत ज्यादा लोगों में इन्वेस्ट करता है, लोगों को देता है, बहुत ज्यादा दान करता है लोगों के लिए। तो जो जे.आर.डी. टाटा थे वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर है। इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमारे मॉडर्न इंडिया में। ये बॉर्न कब हुए थे, 1904 में। ये हेड है आज की डेट में टाटा ग्रुप के, टाटा ग्रुप के नाम है, इन्हीं के नाम से चलता है टाटा ग्रुप। वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप है हमारे इंडिया में। ठीक, ये बिलीव करते हैं कि जो बिजनेसेस जो है शुड नॉट मेक मनी बट ऑल्सो हेल्प द सोसाइटी, की बिजनेसेस ऐसे नहीं होने चाहिए जो सिर्फ मनी कमाए, बट हेल्प भी करनी चाहिए बिजनेसेस को, सोसाइटी को हेल्प करने के लिए। ठीक, ही स्टार्टेड द इंडियाज फर्स्ट एयरलाइन, जो इंडिया की जो फर्स्ट एयरलाइन है ना, जिसके बारे में आज भी हम सुनते हैं, टाटा एयरलाइंस या एयरलाइंस, आजकल एयर इंडिया इसका नाम है। तो वो भी फर्स्ट जो स्टार्ट करी थी वो किसने करी थी हमारे इंडिया में,
जे.आर.डी. टाटा ने करी थी। बाद में 1932 में जाके टाटा एयरलाइंस का नाम एयर इंडिया पड़ गया। और इन्हीं की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने बहुत एक्सपेंड किया। उन्होंने बहुत सारे फील्ड्स में आए, जैसे कि वो स्टील में आए, कार में आए, पावर में आए, केमिकल्स में आए। और जे.आर.डी. जो टाटा जी हैं, उनको बोला जाता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा था अपने वर्कर्स का। मतलब वो बहुत अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, जो दान पुण्य बहुत अच्छे से करते थे, लोगों के बारे में सोचते थे। बिलीव करते थे ये लोग कि ये जो है हमारे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या जो नॉर्मल हमारे वर्कर्स हैं, उनको गुड वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए ताकि वो खुश होकर काम करें। उनका विजन क्या था? उनका विजन यही था कि उन्हें हार्डवर्क करना है, ऑनेस्टी से काम लेना है, ठीक। और उन्होंने इतना ज्यादा अच्छा काम किया कि उनको लास्ट में चल के भारत रत्न मिला था। और आपको पता है भारत रत्न जो है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक। जो अगर कोई पर्सन बहुत ही अच्छा काम करता है, पूरे नेशन को सर्व करता है, उसी को दिया जाता है। हमारे इंडिया में सबसे हाई, मतलब जो हाईएस्ट जो अवार्ड होते हैं उनमें 4 अवार्ड आते हैं। ये जो सबसे बड़ा जो होता है वो हमारा भारत रत्न ही होता है। और सबसे छोटा इन चारों में से देखेंगे तो हमारा होता है पद्म विभूषण। फिर होता है, सॉरी मुझे ये सॉरी इसके सीक्वेंस तो नहीं पता। नॉर्मली मैं बता देती हूँ कि हाँ मतलब ये कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं। तो एक होता है हमारा भारत रत्न, एक होता है हमारा भारत रत्न होता है, एक होता है हमारा क्या बोलते हैं पद्मश्री, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्म विभूषण, ठीक है। अब है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में अभी देखो क्या क्या हमें चाहिए होता है। तो एनेबलर ऑफ प्रोडक्शन, कि जितना अच्छी टेक्नोलॉजी उतना अच्छा प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक नॉलेज को यूज करना, एप्लीकेशन करना अपने टास्क को इजियर करने में और मोर एफिशिएंट करने में, ठीक। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम पे हमारे, अगर हम देखा जाए कि तो जो किसान थे वो क्या करते थे, वो अपना हल से खेत जोतते थे। लेकिन आज के टाइम पे आप कोई देखोगे कि किसान हल से खेत जोतता है? बिल्कुल देख सकते हैं, छोटे छोटे किसान। लेकिन जो बड़े किसान बन चुके हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा आ चुका है, तो वो क्या लगाते हैं? वो ट्रैक्टर लगाते हैं, चीजें करते हैं, या थोड़ी सी एडवांस चीजें आ चुकी है। पहले हाथ से कपड़े बुन बुन के बनाए जाते थे, आजकल मशीनों से बनाए जाते हैं। तो इससे हमारा काम क्या हो गया? ईजियर हो गया। प्रोडक्शन में हमारा कैसे यूज होता है टेक्नोलॉजी? ऑल द प्रोडक्शन एक्टिविटी यूज फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, की सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो होती है वो किसी ना किसी तरीके की टेक्नोलॉजी को लगा के रखी है। जैसे स्टार्टिंग में उसको एंशिएंट टूल्स लगाते थे और आज हम मॉडर्न मशीन से मूव कर गए हैं। टेक्नोलॉजी वो भी थी, टेक्नोलॉजी आज आज भी है। उस टाइम पे वो एडवांस टेक्नोलॉजी थी और आज के टाइम पे हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा भी हमारे और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जैसे कि पहले के टाइम पे तो हमें हाथ से कैश जाके देके आना पड़ता था, आजकल तो यूपीआई पेमेंट है, तुरंत आप यहाँ बैठे बैठे अपने गांव में पेमेंट कर सकते हो। आप इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका में पेमेंट कर सकते हो। तो यूपीआई पेमेंट अलाउड हो चुका है, जीपीएस अलाउड हो चुका है कि मम्मी चलो मैं रास्ता पता है, अगर मम्मी कभी पूछे रास्ता पता है तुम्हें कैसे जाओगे, मम्मी जीपीएस ऑन कर लेंगे। तो जीपीएस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा, वेदर अपडेट्स, के हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं? वेदर अपडेट्स मिल जाते हैं फॉर द फार्मर्स के लिए, जो शो करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी जो होती है वो इम्प्रूव हो सकती है हमारी डेली लाइफ में, ठीक। इससे हमने क्या किया? रिप्लेस किया ओल्ड मेथड को। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो क्या करती है? जो पुराने मेथड्स होते हैं उनको रिप्लेस करके वो खुद आ जाती है। पहले के टाइम पे हम हाथ से लेटर लिख लिख के देते थे, आज के टाइम पे हम ईमेल लिखते हैं। तो ईमेल ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया पोस्टल लेटर्स को। बट अभी भी जो सम टूल्स है, जैसे कि पुली आर स्टिल यूजफुल, है ना, जो कैरी करके लेके जा रहे होते हैं, जैसे कि आपके बुलक कार्ट हो गए, उस तरह की एक पुली भी बनती है। उस तरह की चीजें आज भी लोग, छोटे जो किसान होते हैं गाँव में जो लोग होते हैं, वो आज भी इस चीज को यूज करते हैं, ठीक। सपोर्ट फॉर द लर्निंग एंड द जॉब, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, इसलिए आपकी लर्निंग में भी, आपकी जॉब क्रिएशन में भी आपकी टेक्नोलॉजी बहुत वर्क करती है। अब आज की डेट में देख लो, टेक्नोलॉजी हेल्प द स्टूडेंट्स लर्न बेटर। सोचो आपको टॉपिक नहीं आ रहा था, मैंने यहाँ बैठ के आपको समझा दिया, टेक्नोलॉजी का यूज किया, क्योंकि मैंने, मेरे पास लैपटॉप है, आप लोगों के पास फोन है, आपने अपनी फोन की टेक्नोलॉजी यूज करके आपने मुझे, मेरा चैनल लगा लिया और आपने मुझे देख लिया और आपने चैप्टर आसान आसान भाषा में समझ लिया, ठीक। बिल्ड न्यू स्किल्स, टेक्नोलॉजी से हम नई नई स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हो। फाइंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आजकल तो फोन में ही पता चल जाता है कि कहाँ पे जॉब वैकेंसी है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बैठे बैठे, और वहाँ पे आप जा सकते हो जॉब देने के करने के लिए, ठीक। या कभी कभी तो ऐसे भी काम होते हैं जो आप घर बैठे बैठे कर लेते हो, ठीक। तो ये सब चीजें किसकी वजह से हो पाई? ये सब चीजें हो पाई आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से। अब देखो, जब भी हमने 4 फैक्टर्स पढ़े और कभी कभी उसे 5 फैक्टर्स भी बोल दिया जाता है, तो वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, ये 5 चीजें, ये यूज होती है टुगेदर। जब ये पांचों चीजें एक साथ आ जाती है तभी कोई गुड्स और सर्विसेज हम बना पाते हैं, ठीक। लैंड मतलब कोई ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, लेबर मतलब उसके ऊपर काम करने के लिए कोई पर्सन चाहिए, कैपिटल उसको उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, एंटरप्रेन्योर जिस बंदे का ये आइडिया होता है वो बंदा इसमें इन्वॉल्व होता है, और पांचवा टेक्नोलॉजी, जो भी आपने उसमें टेक्नोलॉजी लगाई थी उसे डेवलप करने के लिए, ठीक।
फिर एक डिफरेंट प्रोडक्ट यूज करते हैं वो डिफरेंट फैक्टर, जैसे कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कि हैंडीक्राफ्ट नीड द मोर वर्कर्स, वह जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट होते हैं उनमें रिक्वायर्ड होता है मोर कैपिटल। ठीक है, मोर चीजें ऐसे। अब देखो, लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमें हाथ से ही करने पड़ते हैं, जैसे कि अगर आपको हाथ की नक्काशियां बहुत पसंद है, हाथ की चीजें बहुत पसंद है, तो वहां पे तो आपका हाथ ही चलेगा, हैंडीक्राफ्ट ही वहां पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन अगर आपको अगर कैपिटल मतलब कोई बड़े ऐसे बहुत लार्ज स्केल पे कोई काम करना हो तो आपको क्या सही चलेगा, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट चलेंगे, जैसे कि सैटेलाइट्स को ज्यादा मशीन्स की जरूरत पड़ती है, जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट लाइक द सैटेलाइट्स नीड मोर मशीन्स एंड मनी, उसमें हमारी ज्यादा मशीन्स और मनी चाहिए होती है। उसके बाद फैक्टर्स मस्ट वर्क टुगेदर, कि जो सारे ही फैक्टर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं। अगर एक भी फैक्टर नहीं होगा ना, जैसे मान लो आपके पास लैंड है, लेबर है काम करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है लगाने के लिए तो काम ही नहीं हो सकता। आपके पास लैंड है, कैपिटल है, लेकिन लेबर ही नहीं है बिल्कुल काम करने के लिए, तो उसको मैनेजमेंट के लिए भी आपको लेबर चाहिए, तो तब भी आपका काम नहीं होगा। इफ एनी फैक्टर इज मिसिंग या मिस यूज हो गया तो प्रोडक्शन कैन भी स्लो भी हो सकता है और स्टॉप भी हो सकता है। ठीक। उसके बाद है टेक्नोलॉजी कैन चेंज द प्रोडक्शन, जो हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या करती है, हमारी प्रोडक्शन को चेंज कर देती है। न्यू मशीन्स और टूल्स जो होती हैं कैन रिड्यूस द नीड फॉर द लेबर और हेल्प रिवाइव द ओल्ड आर्ट फॉर्म्स। जो न्यू मशीन या न्यू टूल्स होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं आपकी नीड ऑफ लेबर, उनमें लेबर की नीड कम हो जाती है और हेल्प करते हैं रिवाइव करने के लिए वो ओल्ड आर्ट फॉर्म्स, जो पुरानी चीजें उसको भी आप रिवाइव कर सकते हो नई मशीन के थ्रू। ठीक। जैसे कि अब आजकल 3D प्रिंटिंग आ गया आपको, कि पुरानी पुरानी चीजें भी आप बना सकते हो, चीजें कर सकते हो, तो ये। उसके बाद है सप्लाई चेन एंड द ह्यूमन एफर्ट, कि इनपुट्स जो होते हैं कम फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस एंड पीपल लाइक द इंजीनियर एंड मैनेजर्स हेल्प डिजाइन एंड बिल्ड द प्रोडक्ट्स। कि हमारे जो इनपुट्स होते हैं वो आते कहाँ से, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं, और जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, लाइक द इंजीनियर्स और मैनेजर्स, वो हेल्प करते हैं डिजाइन करने में और बिल्ड करने में प्रोडक्ट्स को। ठीक। अगर डिस्ट्रप्शन हो जाए, आपकी जो सप्लाई चेन चल रही है उसमें अगर डिस्टर्बेंस हो जाए तो क्या हो जाता है, प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाता है। जैसे आपके कोविड-19 के टाइम पे हुआ भी था, कि कोविड-19 के टाइम पे आपका इनपुट जो थे बिल्कुल सारी चीजें बंद हो चुकी थी, कहीं जाने के लिए परमिशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो क्या हो रहा था, बिल्कुल जो सप्लाई चेन था वो बिल्कुल ही इम्पैक्ट हो चुका था। आपको अगर यहाँ पे कोई चीज सही भी करवानी है, जो बाहर से अगर कोई पार्ट्स आएगा उसका, तो 2-4 महीने भी लग जा रहे थे उसको सही करवाने में, क्योंकि पार्ट्स ही नहीं अवेलेबल इनके पास। या अगर आपको खाना खाना है या आपको मतलब कोई चॉकलेट खानी है, ये चीजें खानी है, तो हो सकता है कि बहुत आगे से सप्लाई बंद हो गई, सिर्फ एसेंशियल चीजों की सप्लाई चल रही थी, बहुत सारी चीजें तो बंद ही हो चुकी थी। ठीक, तो इसलिए बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई थी, तो ये भी होता है। सप्लाई चेन भी इफेक्ट हो जाती है अगर इसमें हमारी दिक्कत आ जाए, अगर इनपुट ना पहुंच पाए जहां पे हमें उसका प्रोडक्शन करना है। ठीक। हम्म। इसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के वहां पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल यूज करना चाहिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब हमारे लैंड हो गई, हमारे मिनरल्स हो गए, हमारे रिसोर्सेज हो गए, उनका हमें कैसे यूज करना चाहिए, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है आपको रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि वो आज भी आपके काम आए, आने वाले टाइम में आपकी फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर पाए। ठीक। तो प्रोड्यूसर्स जो है मस्ट यूज लैंड, वाटर, मिनरल्स रिस्पॉन्सिबली, ताकि अवॉइड हो सके द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन अवॉइड हो सके, एंड प्रोटेक्ट कर सके द एनवायरमेंट को फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ठीक। इसके अलावा है आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एग्जांपल्स, कि वेस्ट जो होता है फ्रॉम द लेदर फैक्ट्रीज एंड इम्प्रॉपर जो डिस्पोजल है आपके स्मार्टफोन्स का, इसकी वजह से भी हमारा हार्म हो जाता है सॉइल को, वाटर को और लिविंग बींग्स को। कि हमारा हमेशा ऐसे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए कि हमारा एनवायरमेंट नुकसान ना पहुंचे। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एग्जाम्पल्स भी देखने चाहिए कि कहीं उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। जैसे आजकल हम इतने ज्यादा पॉलिथीन यूज करने लग गए हैं, इसकी वजह से क्या होता है, एनवायरमेंट में इतनी जगह पॉलिथीन वो हो चुकी है कि पॉलिथीन की वजह से इतनी बड़ी बड़ी हमारी फ्लड भी आ जाता है ना। जैसे अभी अगर हम एग्जांपल देखें कि जैसे मान लो अगर कभी नाली है, कभी हमारे घर में भी ऐसा होता है कि नालियों में ना मम्मी लोगों के या बहन लोगों के क्या होता है, बहुत लंबे लंबे बाल चले जाते हैं जब वो अपना हेयर वॉश करते हैं, उसकी वजह से नालियां ब्लॉक हो जाती है। ऐसे हमारा पन्नी भी होती है, कि पन्नी भी ब्लॉक हो जाती है अगर कभी रास्ते में या चीजों में, तो क्या हो जाता है पूरा वो जो उसका ड्रेनेज होता है वो क्लॉक हो जाता है, क्लॉक हो जाता है तो पानी नहीं जा पाता। तो यही चीज होती है, तो हमारे इससे क्या हुआ, पूरा एनवायरमेंट को नुकसान हुआ, फ्लड आ गया तो कितना ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसे ही जो भी वेस्ट है हमारे लेदर फैक्ट्रीज के और इम्प्रॉपर हमें, तो उनको भी देखना चाहिए ढंग से। और दूसरी बात ये, जो डिस्पोजल ऑफ कर रहे हैं, जैसे अब स्मार्टफोन है, अब हमारा खराब हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हम फेंक देंगे, बेच देंगे इसको ऐसे ही कबाड़ में या ऐसे किसी को। तो उससे क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से इनकी बैटरी भी फट जाती है, इनकी चीजें भी हो जाती है, तो इससे हार्म हो सकता है हमारे सॉइल को, वाटर को, यहाँ तक कि लिविंग बींग्स को भी
हार्म पहुंच सकता है। इसके अलावा आपकी फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स, कि हमें अपने वर्कर्स जो भी हमारे फैक्ट्रीज मतलब जो फैक्ट्री में हमारे जो भी लेबर काम कर रहे हैं उनके साथ हमें कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, बहुत अच्छे से फेयर ट्रीटमेंट, जैसे कि जीआरडी टाटा ने भी किया था, अभी हमने पढ़ा, तो सोचो उनको भारत रत्न तक दिया गया, इतना बड़ा हाईएस्ट अवार्ड मिला उन्हें। तो हमें हमेशा अगर कभी भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम बिजनेसमैन को क्या ध्यान रखना चाहिए कि अपने वर्कर्स को उनको फेयर ट्रीटमेंट दें। तो बिजनेसेस शुड एंश्योर द फेयर वेजेस, पैसा भी अच्छे से दे, सेफ वर्किंग कंडीशंस दे एंड रिस्पेक्ट करे अपने वर्कर्स के राइट्स का। ठीक, इसके अलावा आपकी स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट कि लो एम्प्लॉयर्स को हमेशा क्या करना चाहिए, जैसे आप कभी भी आप कोई नया काम स्टार्ट करने जाते हैं तो हो सकता है आपको उस काम के बारे में कुछ भी नॉलेज ना हो, इसलिए जब भी हम किसी नई जॉब में जाते हैं तो एम्प्लॉयर क्या करता है, हमेशा 2 या 3 दिन की वो देता है, हमें ट्रेनिंग देता है, या कभी कभी ये ट्रेनिंग और बड़ी भी हो सकती है, अगर आपका काम बहुत ज्यादा टेक्निकल है, उस ट्रेनिंग में हम सीखते हैं कि वो पर्टिकुलर जो काम है जो हमें दिया जा रहा है उसे हमें कैसे करना है ताकि हम उसमें काम कर सकें। तो एम्प्लॉयर्स मस्ट इन्वेस्ट इन द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू हेल्प करने के लिए वर्कर्स स्टे स्किल एंड द कॉम्पिटेटिव। ठीक, फिफ्थ क्या है हमारा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो कंपनीज होती है वो रिड्यूस करती है आपका पॉल्यूशन, सपोर्ट करती है लोकल कम्युनिटीज एंड ट्रीट करती है एम्प्लॉयज को एंड कस्टमर को रिस्पेक्टिवली टू बेनिफिट द सोसाइटी एंड द बायोडाइवर्सिटी। कंपनी को रिड्यूस करना चाहिए, शुड रिड्यूस द पॉल्यूशन। कि कंपनीज की ड्यूटी बनती है कि उनको भैया इतना ज्यादा वो पॉल्यूशन फैला देते हैं, चीजें कर देते हैं, तो उनकी जो चीजें हैं उनको पॉल्यूशन को क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए लोकल कम्युनिटीज को, जो लोकल लोकल जो छोटी छोटी आपकी कम्युनिटीज है, बहुत सारे लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, एम्प्लॉयज को अच्छा ट्रीट करना चाहिए और कस्टमर्स को भी अच्छा ट्रीट करना चाहिए, उनको ओवरऑल ऐसा बेनिफिट काम करना चाहिए जो सोसाइटी के लिए और बायोडाइवर्सिटी सबके लिए अच्छा रहे। ठीक है, अब देखो मैं सीएसआर का आपको अलग से मतलब बता देती हूँ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट मतलब किसी कंपनी की ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि उन्हें समाज से उन्होंने इतने सारे इनपुट्स लिए हैं, चीजें ली हैं अपनी चीजें बनाने के लिए, इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें समाज में अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देना चाहिए, और वो कैसे भी दे सकते हैं, जैसे कि स्कूल्स बनवा के, डोनेशंस करके, ठीक है, या तो हेल्थ एजुकेशन में लगा के बच्चों के, तो इस तरीके से वो बहुत अलग अलग मेथड है जिसकी वजह से वो अपना ऐसा सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। सारे बच्चों को मेरी तरफ से थैंक यू। ठीक, सब बच्चों को क्या करना है पता है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर किसी भी टॉपिक में आप सब लोग को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा आपको अपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है कि मैम ये लेक्चर हमें बहुत अच्छा लगा, थोड़ा अच्छा लगा, बीच का अच्छा लगा। ठीक है, अगर कुछ भी आपको डाउट है या किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी तरीके की परेशानी हो रही है कि मैम हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिल रहे, हमें ये प्रोवाइड करा दो, तो मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए होगी पढ़ने के लिए नोट्स की फॉर्म में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।